हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसका पार्ट 8 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 7 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग उनको शायद देख रहे होंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया पूरे पार्ट को देखें, क्योंकि सीरीज चल रही है ये। तो आप शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि सब चीजें जो है एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी लिंक है। तो आज जो है पार्ट 8, इसमें मेनली हम आज बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। मेनली इस टॉपिक में जो फोकस रहेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शक्तियां, कैसे चुनाव होता है, क्या कार्यकाल होता है, उनके आर्टिकल, मेनली राष्ट्रपति को जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ विधायी शक्तियां और भी चीजें जो थोड़ी थोड़ी राष्ट्रपति से रिलेटेड है, उनको भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले 5 भाग की हम बात करेंगे। तो भाग 5, उसके अंतर्गत संघ की बात करते हैं। तो संघ के अंतर्गत जो पूरा आता है आपका 52 से 151 अनुच्छेद पूरा संघ के अंतर्गत आता है। अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं। जो पहला वाला आपको कार्यपालिका दिख रहा है, जिसमें अनुच्छेद 52 दिया गया है, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी चीजें आ जाएंगी। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम संसद। तो संसद की अगर आप बात करें तो संसद का अनुच्छेद है 79। कितना? 79। तो 79 से 122 तक हम संसद की चीजों को देखेंगे कि संसद, विधानसभा, लोकसभा, इन चीजों की हम बात करेंगे। बात करते हैं, उसके बाद आएगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जो कि अनुच्छेद 123। संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 तक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कैग, तो उसका आर्टिकल स्टार्ट होता है 148, तो 148 से 151। तो इन चीजों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और लेकिन मेनली जो हमारा फोकस रहेगा, फोकस किस पे रहेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी आगे वाले वीडियो में उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और आज इनके बारे में भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है हमारे पास। भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है। यानी कि जो हमारा भारत क्षेत्र है वो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही बड़ा, यानी कि अब कुछ ही सालों में ऐसा लग रहा है कि चाइना को भी हम पीछे छोड़ देंगे जनसंख्या वृद्धि के मामले में। तो भारत क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से विशाल है और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर बहुत ही विविधताएं हैं हमारे भारत में। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था, और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनेक विचारकों के द्वारा इस प्रकार का मत जो है व्यक्त किया गया, मतलब कई सारे जो विचारधारा के लोग थे जिन्होंने कई सारी चीजें कही हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से कहा है, जो हम नीचे देखते हैं क्या क्या कहा है, कि संविधान, जो भारतीय संविधान है, केवल देखने में ही संघीय है, वास्तव में यह एकात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। जैसे कि जो प्रोफेसर व्हीलर है, अब वियर जो है, इन्होंने क्या कहा, इनका एक मत है कि भारतीय संविधान एक ऐसा शासन प्रणाली की स्थापना करता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघनीय है। अधिक से अधिक अर्धसंघनीय मतलब आधा संघीय इसको बोला जा रहा है। किनके द्वारा? वियर के द्वारा। यह एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें संघात्मक शासन के तत्व गौण रूप से हो। अब डॉक्टर कृष्ण पी मुखर्जी की बात करें, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है भारतीय संविधान असंघीय अथवा एकात्मक है। इन्होंने ये कह दिया कि यह असंघीय है और एकात्मक है। अब श्री दुर्गादास बसु का मत है कि भारतीय संविधान ना तो नितांत संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, वरन दोनों का मिश्रण है। इन्होंने बोल दिया कि यह मिश्रित है। तो सबने अपना अपना मत रखा, लेकिन जो हमारा संविधान है तो वो तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कहने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे संविधान के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हमारा जो इंडिया होगा, भारत होगा, वो राज्यों का एक संघ होगा। ये हमारे संविधान के प्रथम अनुच्छेद में लिखा गया है।
तो ये हमने कुछ मत देखे, जो कुछ महान पुरुष ने क्या कहा हमारे संविधान के बारे में, हमारे देश के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखते हैं संघ का शासन किस तरीके से चलता है और कैसे क्या होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अगर हम बात करें तो इसमें कार्यपालिका और विधानमंडल, फिर उसके बाद मंत्री परिषद के अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा, फिर राज्यसभा के अंदर अधिकतम जो है 250 सदस्य होंगे, राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 होंगे और अधिकतम इधर 238 सदस्य होंगे। फिर इधर हम अगर बात कर लेते हैं लोकसभा की, तो 552 होंगे अधिकतम, जिसमें जो यहां से आते हैं तो राज्यों से अधिकतम 530 आएंगे। आंग्ल भारतीय जो होंगे, एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय, राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य नामित होंगे और संघ तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 20 प्रतिनिधित्व आएंगे। तो ये चीज जो हमने देखा, इस तरीके से हमारा एक फ्लो चार्ट है। तो इसमें मेनली जो है ये आपको संसद वाला याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यसभा जैसा कि दिया गया है, उच्च सदन, अधिकतम 250 सदस्य होंगे और इसमें क्या होंगे, 12 जो होंगे राष्ट्रपति के द्वारा नामित होंगे और राज्य तथा संघ राज्य, राज्य यानी कि जो हमारे नॉर्मल राज्य हैं और संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित राज्य जो 7 है, उनसे अधिकतम 238 सीटें हो सकती हैं। यहां पर लोकसभा में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम होंगे 552, उसमें 530 राज्यों से अधिकतम आएंगे यानी कि जो नॉर्मल आपके राज्य है, और 2 आएंगे राष्ट्रपति के द्वारा नामित एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय, और संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 प्रतिनिधित्व आ सकते हैं। तो ये चीज है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संसद के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जो हमारा संसद है, भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे ऑप्शन में पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि भारतीय संसद किन 3 चीजों से या किन किन से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर हमारा संसद बना हुआ है। संसद के निचले सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि राज्यसभा में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ये इस पॉइंट को समझिएगा, लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, यानी जनता के द्वारा चुने गए उसमें व्यक्ति होते हैं, जबकि राज्यसभा में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं, लोकसभा लोगों की सभा, तो जनता के द्वारा रहेगा। राज्यसभा राजाओं की सभा, तो ये राज्यों के जो प्रतिनिधित्व होंगे, राज्य के प्रतिनिधित्व होंगे। इस तरीके से इसको थोड़ा सा रिलेट करके आप याद कर सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं, क्या कैसा हमको यहां पर कहा गया है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, इन दोनों के अनुच्छेदों को हम यहां एक साथ देखेंगे। तो राष्ट्रपति की बात करें तो 52 अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है, भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में दिया है। और 52 से आपको एक चीज और याद रखना है कि 1952 से 1962 तक राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे राष्ट्रपति रहे लगभग 10 साल तक। वैसे तो वो 1950 में ही हो गए थे, लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें तो 1952 से 1962 तक 10 सालों के लिए उन्होंने शासन किया। तो अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 में बोला गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, 55 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है, 57 की बात करें तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में दिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं क्या क्या होंगी, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होंगी, और 60 में दिया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ये आईएमपी है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, या राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का किस आर्टिकल से संबंध है। तो यह है आर्टिकल 60, क्या 60। 61 भी मोस्ट आईएमपी है। 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया, तो 60-61 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 62 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए
निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि दी गई है। तो देखिए, जब भी राष्ट्रपति की अगर सीट खाली होती है तो उसको जो है 6 महीने के अंदर चुनाव करा के भर लिया जाता है और उस दौरान जो है उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति वहां पर काम कर सकता है। तो ये आपको देखिए, एक 54 भी आपको याद रखना है। 54, 60 और 61 तो भूलना ही नहीं है आपको, ये बार बार रिपीट होते हैं। यही उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है तो 66 में होगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया है, और 67 में अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति की पदावधि दी गई है, और 68 में दिया गया है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, और उस अगर कुछ आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो उस समय वहां पर कौन काम करेगा वो 68 में दिया गया है। और 69 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ उपराष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ग्रहण ओथ जो होता है वो है। 70 में है कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी कि राष्ट्रपति अगर नहीं रहता है किसी कारणवश उस समय, तो जो भी उसकी कार्य करने की जो होगा वो उपराष्ट्रपति को प्रदान होगा। ये चीजें दी गई हैं 70 में। 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय के बारे में बात की गई है। तो यहां पर हमने देखा राष्ट्रपति और हमारे उपराष्ट्रपति, इन दोनों पदों के लिए क्या क्या आपकी अर्हताएं होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उनको शपथ कौन दिलाएगा, पदावधि क्या होगा, निर्वाचन की रीति क्या होगी, कैसे निर्वाचित होंगे, अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसकी जगह पे कौन कार्य करेगा, इन सब चीजों के आर्टिकल को हमने यहाँ पर पढ़ा। अब बात करते हैं थोड़ी सी और मंत्री परिषद प्रधानमंत्री से रिलेटेड चीजें। ये देखिए, इन चीजों को हम शॉर्ट में देख रहे हैं, आने वाले वीडियोस में हम प्रधानमंत्री को अलग से पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति को अलग से पढ़ेंगे, इन सब चीजों को हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉर्ट में क्विक रिवीजन टाइप का या क्विक व्यू जैसा हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि इस पार्ट में अभी जैसे ही राष्ट्रपति का सेक्शन स्टार्ट होगा तो राष्ट्रपति को हम पूरा डिटेल में देखेंगे। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित चीजें देखते हैं। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यह बोला गया है अनुच्छेद 74 में। यानी कि राष्ट्रपति है, अगर उसको कुछ सलाह लेना है, उसको कुछ विचार करना है, तो उसके लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। अब अनुच्छेद 53 के अनुसार क्या दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन सीधे बनता है, संघ की कार्यपालिका जो है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद। तो कई लोग संसद लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। एक और जगह आएगा जहां पर जो है प्रधानमंत्री होगा उसका आंसर, तो वो हम प्रधानमंत्री वाले सेक्शन में देखेंगे। तो यहां पर क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति अगर आता है तो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सहायता और मंत्रणा से ही करेगा। यह 74 में स्पष्ट किया गया। 78 में बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी कि जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति को क्या क्या आपको सलाह दे सकेगा, क्या क्या उसके कर्तव्य हैं प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति, ये सब चीजें आपके 78 में आपको मिलेंगी। संसद से संबंधित चीजें, अब संसद से संबंधित चीजें क्या है? अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में दिया गया है। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, इन सभी को आगे हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो विधायी शक्तियां की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत क्या है कि संसद के जो है, यानी कि मेनली देखिए इसको याद करने का तरीका है जैसे अध्यादेश। सीधे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, तो सीधे आपको याद करना है राष्ट्रपति को भाई अध्यादेश देना था, उसने बोला 1, 2, 3 अध्यादेश जारी कर दो। हम 3 तक गिनती गिनेंगे, अध्यादेश जारी हो जाना चाहिए। 1, 2, 3 अध्यादेश जारी हो गया। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं आप कि 1, 2, 3 अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी कर दिया। तो आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि 123 के तहत ये उसको शक्ति मिली हुई है। संघ की न्यायपालिका से संबंधित तो 143 आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि अगर राष्ट्रपति को किसी चीज पे सलाह लेना है, परामर्श लेना है, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जजों को बुलाकर या उनको बोलकर कि हमको भाई कुछ परामर्श चाहिए, तो परामर्श ले सकता है आर्टिकल 143 के, और परामर्श लेगा, बस उसको मानना ना मानना वो राष्ट्रपति के ऊपर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो वहां के
जज वगैरह होंगे, वो सब इनको सलाह देंगे कि नहीं सर आप ऐसा से ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब उसमें से राष्ट्रपति को मानना है या नहीं मानना है वो राष्ट्रपति जाने, जो राष्ट्रपति बोलेगा वही उसका डिसीजन माना जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली तो उसने जो कह दिया वही मान्य होगा, ऐसा नहीं है। इसमें राष्ट्रपति जो मानेगा वही मान्य होगा, तो यह अनुच्छेद के तहत कर सकता है। अब आपातकालीन उपबंध की बात कर लेते हैं। तो आपातकालीन उपबंध क्या है? अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा, अनुच्छेद 153 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, 54 में है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, 55 में है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, 56 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी कि 56 राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक तंत्र विफल हुआ तो वहां पे हमने राष्ट्रपति शासन को लगाया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये 56 मेनली देखिए पूछा जाता है, 52, 56 और 60 ही पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ सब डिटेल में देखेंगे। 57 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणाओं के जो है अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग कैसे होगा वो दिया गया है 57 में। 58 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, अनुच्छेद 19 में जो हमने पढ़ा था 19 के अंतर्गत फिर 6 और हैं कि आप कहीं घूम सकते हैं, आप सभा बना सकते हैं, रह सकते हैं, आप दूसरे शहर में जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, ये सब चीजें जो हमने देखी थी, तो उनका निलंबन से रिलेटेड आर्टिकल जो है अनुच्छेद 358 में दिया गया है। अनुच्छेद 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, अनुच्छेद 59 का इसको निरसित यानी कि डिलीट कर दिया गया है। 60 मोस्ट आईएमपी वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध, तो आपको मेनली याद रखना है 60, 56 और 52। आर्टिकल 352 आपातकाल की उद्घोषणा, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। यहां पर एक पॉइंट और है हमारे पास कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों, जो राज्यपाल होते हैं हमारे राज्यपाल, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होते हैं, और राज प्रमुखों का संरक्षण भी आर्टिकल 361 के अंतर्गत दिया गया है। अब यहां पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति की कैसी क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या हमको आगे पढ़ना है। तो राष्ट्रपति की बात करें तो स्थिति की बात करें तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख, भारत का प्रथम नागरिक, अवधि 5 वर्ष और पुनर्मतदान के लिए उपयुक्त। देखिए भारत में राष्ट्रपति का पद ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति वहां कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है जो राष्ट्रपति बनने लायक है। जैसे कि यूएसए हो गया आपका, तो वहां पर एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि ओबामा जी थे तो दूसरी बार के बाद उनको हटा दिया गया, दूसरे बन गए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। शपथ की बात करें, ओथ की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा। प्राप्तियां की बात करें तो 1.5 लाख प्रति माह इनकी तनख्वाह होगी और 9 लाख वार्षिक की पेंशन इनको दी जाएगी। योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी किए होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य के चुनाव हेतु जो है उनकी पूरी अर्हताएं होनी चाहिए और भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चुनाव संस्था द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभा और सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, कई सारे सूत्रों का जो है प्रयोग किया जाता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। रिक्त की बात करें, कार्यकाल के समाप्त होने पर, मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर या महाभियोग लगने पर, इन किसी भी कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। शक्तियां, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और आपात, ये उनके पास शक्तियां। इनको भी हम चारों शक्तियों को जो है आगे डिटेल में देखेंगे कि कार्यकारी शक्तियां क्या है, विधायी शक्तियां क्या है, न्यायिक शक्तियां क्या है और आपातकाल की शक्तियां क्या है हमारे राष्ट्रपति के पास, जो कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति, जैसा कि हमने देखा, हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि अगर बात करें, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को कहां मिले, तो वो मिले थे चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था स्टार्ट 1917 के आसपास, तो उसमें इनको गांधी जी मिले
चंपारण में ही गांधी जी से ये फर्स्ट टाइम मिले थे। तो इस तरीके से फिर राष्ट्रपति जी जो है हमारे जो राष्ट्रपति थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उसमें इनको स्थायी सदस्य भी बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया, सच्चिदानंद को अस्थायी बनाया गया था। तो इस तरीके से इनको बहुत सारी चीजें दी गई। तो वही हम राष्ट्रपति को जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह यहां पर बोला गया है। संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होगा। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करता है और वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती हैं, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। यानी कि मेनली यहां पर बात यह की जा रही है कि हमने जो संसदीय प्रणाली ली है वो ब्रिटेन से अपनाई है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है हमारी। तो वहां पर जो भी राष्ट्रपति होता है वो औपचारिक ही होता है। मेनली उसके पास पावर होते हैं लेकिन उतने पावर नहीं होते, वो हर चीज का डिसीजन नहीं करता, वो बस ओनली साइन ही करते हैं। पूरा पावर प्रधानमंत्री के पास होता है, पूरे डिसीजन प्रधानमंत्री लेता है। कोई भी योजनाएं चालू करनी है प्रधानमंत्री ही चालू करेगा, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी उसमें होती है, राष्ट्रपति की मंजूरी उसमें होती है, लेकिन मेनली जो पूरा फोकस होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि हम अपना भारत का ही एग्जाम्पल लें तो जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हैं जो हमारे, तो देखे होंगे आपने अभी पूरा कार्यभार वही संभाल रहे हैं, वही सब कुछ करते हैं, योजनाएं लागू करना ये सब करना, राष्ट्रपति जी का उनमें कोई नाम नहीं आता। तो मेनली जो है शक्तियां पूरी प्रधानमंत्री को है, लेकिन अगर औपचारिक रूप से बात करें तो प्रधान जो होगा हमारा राष्ट्रपति होगा। ये इस पॉइंट में कहना चाह रहा है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सहायता और मंत्रणा से ही करेगा। अब राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं, योग्यताएं क्या है राष्ट्रपति बनने की। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित अहर्ताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की अहर्ता रखता हो। यानी कि उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो जो योग्यताएं होनी चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए। यह है पॉइंट 3 का मतलब। चौथा का, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के अधीन नियंत्रित किसी भी स्थानीय या अन्य जो है प्राधिकारी के अधीन किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह है, या तो राज्य सरकार या भारत सरकार किसी भी जगह पर वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री हो तो वह अयोग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन यहां पर यह बात की गई कि अगर वह कोई व्यक्ति पहले से ही राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या राज्य का राज्यपाल है या संघ या किसी राज्य का मंत्री है तो वो अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि इन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, मान लो उनको फिर से राष्ट्रपति बनाया जाएगा तो वो पद पे रहते हुए भी अगर चुनाव अगर उनका कराया जाता है तो उनको नहीं माना जाएगा, मतलब इस अयोग्य नहीं माना जाएगा, वो हम योग्य ही होंगे। ठीक है, चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारे पास कि जो लाभ का पद होता है भारत में, जो लाभ का पद होता है, यानी कि जो ये चौथा बोला गया है, तो लाभ का जो पद है, ठीक है, लाभ का जो पद है तो उसका निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। संसद बताएगी कि इसमें से कौन सा लाभ का पद है, कौन सा लाभ का पद नहीं है, वो संसद ही आपको यहां पर बताएगा। अब निर्वाचन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रणाली या पद्धति के द्वारा होता है? तो अनुपात अप्रत्यक्ष होता है सबसे पहले तो। दूसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में निम्न सदस्य शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। ये चीजें यहां पर बोली जा रही हैं। निर्वाचक मंडल में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों को स्थान नहीं दिया जाएगा। ये सब चीजें बोली जा रही है। जो निर्वाचक मंडल जो बनाया जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो उसमें कौन कौन उसकी सदस्यता में भाग ले सकता है या उसको उसमें स्थान मिलेगा या किसको स्थान नहीं मिलेगा, वो इस चीज के बारे में इन पॉइंटों में हमने देखा। यहां पर आपको याद दिला देते हैं, हमने पढ़ा है इसको कि अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होगी। तो वही देखिए यहाँ पर 55 के 3 के अनुसार बोला गया है कि ये वाली पद्धति का यूज किया जाता है। तो आपको 54 और 55 याद रखना होगा, निर्वाचन से रिलेटेड है। 60 याद रखना पड़ेगा, 61 याद रखना पड़ेगा क्योंकि 61 जो है महाभियोग है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। कुछ और पॉइंट देखते हैं। मई 1992 में 70वें संविधान संशोधन के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तथा दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार मिल गया। पहले नहीं था। 1992 17th संविधान संशोधन में जो दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली और पांडिचेरी है, उनको यह अधिकार मिल गया। किसी राज्य, अगला पॉइंट, किसी राज्य की विधानसभा के भंग होने का राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नामांकन का कम से कम 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों का लिखित समर्थन आवश्यक है। यानी कि आपको राष्ट्रपति बनने के लिए मेनली आपके पास 100 लोग होने चाहिए। ऐसे आप याद रखिए कि आपके पास भीड़ होनी चाहिए, 100 लोगों की भीड़ होनी चाहिए, जिसमें से 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। ये भीड़ होनी चाहिए आपके पास, तभी आप जो है राष्ट्रपति बन पाएंगे। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपए है। कुल डाले गए मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए अगर आप खड़े हो रहे हैं तो आपको 15,000 रुपए जमानत राशि देना पड़ेगा, और अगर आपको कुल मतों का 1/6 से कम प्राप्त होता है तो आप जो है जमानत राशि आपकी जब्त हो जाएगी, आपको वापस नहीं की जाएगी। बात करते हैं और कुछ पॉइंट की। तो भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य के मत का मूल निम्न विधि से किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। तो ये हो जाएगा किसके इक्वल टू? विधानसभा के एक सदस्य की मत संख्या। संसद सदस्यों के मतों का मूल्य प्राप्त करने के लिए निम्न सूत्र अपनाए जाते हैं। तो वो सूत्र है ये: देश के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों की कुल संख्या बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य कहलाएगा। तो देखिए, ये आपके एमसीक्यूज वाले में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप कभी अगर बड़े एग्जाम जैसे पीएससी यूपीएससी का अगर मेंस देंगे तो उसमें जैसे अगर आया कि दीर्घ उत्तरी में अगर आ गया कि राष्ट्रपति के बारे में समझाइए या राष्ट्रपति से रिलेटेड चीजें बताइए, तो उसमें अगर आप इन चीजों का यूज करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे वहां पर, है ना। तो ये वहां पर काम आएगा, ये आपके मेंस लेवल का हो गया, वहां पर काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो ये नहीं पूछा जाएगा, और ये जिस दिन अगर ये पूछ लिया गया तो समझ लीजिए वो पेपर बहुत ही टफ बनाया जाएगा, तभी ये क्वेश्चंस वहां पर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण एवं त्यागपत्र। तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय मुख्य न्यायाधीश अथवा ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद की शपथ लेता है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। संविधान में इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा अथवा प्रधान न्यायाधीश को उपलब्धता के अनुसार प्रस्तुत करेगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो। राष्ट्रपति का निर्वाचन
पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय देखता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कुछ भी अगर विवाद होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा, उसका जो भी निर्णय लेगा वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो लेगा। शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। शपथ का जो है प्रावधान 3री अनुसूची में आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 60 जो हमने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया 60 में शपथ, 61 में क्या है, महाभियोग, और 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कार्यकाल की अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो कार्यकाल राष्ट्रपति जिस दिन कार्यकाल ग्रहण करता है उससे 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को किसी भी समय लिखित त्यागपत्र दे सकता है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के भीतर भरना होता है। यानी कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया आज उपराष्ट्रपति को, तो उससे 6 महीने के अंदर चुनाव करा के आपको एक नया राष्ट्रपति बनाना है। और मान लीजिए किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो भी 6 महीने के भीतर आपको राष्ट्रपति नया बनाना है। ये चीजें कही जा रही हैं। राष्ट्रपति पद की रिक्ति जब 5 वर्ष की समाप्त हुई, मतलब 5 वर्ष के बाद अगर समाप्त हो गया, 5 वर्ष होने के बाद राष्ट्रपति हमारे रिटायर्ड हो गए, तो निर्वाचन की पदावधि समाप्ति से पहले ही कर लिया जाता है। वही मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर्ड होने वाला राष्ट्रपति के पद से, तो 1-2 महीने पहले ही राष्ट्रपति की प्रक्रिया जो है पूरी होने लगती है, चालू होने लगता है, और पहले संपन्न करा ली जाती है और फिर जस्ट उसके बाद राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अनुच्छेद 62 के 1 में यदि पद पर नियुक्ति में विलंब होता है तो राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के आने तक अपने पद पर बना रहेगा। यानी कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि 5 वर्ष हो गए, अब लेकिन कुछ विलंब हो रहा है कि नया राष्ट्रपति नहीं आ पा रहा है, तो जब तक वो नया राष्ट्रपति नहीं आ रहा है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति को 2/3 बहुमत से पारित महाभियोग द्वारा भी पदमुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 61 में हमने देखा था राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को 2/3 बहुमत से पारित महाभियोग, तो महाभियोग कैसे लगाया जाता है, अगर राष्ट्रपति किसी हमारे संविधान का उल्लंघन करता है किसी भी तरीके से, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, और वह तभी सिद्ध होगा जब राष्ट्रपति को 2/3 बहुमत से पारित, यानी कि 2/3 बहुमत उसको मिलना चाहिए। जो महाभियोग आप लगा रहे हो तो उसको पद से हटाया जा सकता है। चलिए अब राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते, संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों का विवरण दिया गया है या वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों में उपयोग का अधिकार होगा, यानी कि राष्ट्रपति भवन में वो रह सकता है बिना किसी किराए के। वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा जो संसद विधि द्वारा निश्चित करेगा। 59 में यह भी दिया गया है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। वित्तीय आपातकाल के दौरान इनका वेतन संसद के द्वारा कम किया जा सकता है। देखिए ऐसे तो कम होता नहीं है, लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल लगा है तो अगर संसद चाहेगी तो उसका कम कर दिया जाएगा उनके वेतन। राष्ट्रपति जो होगा वर्तमान में उनको 1.5 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा, और यह वेतन भारत की संचित निधि से, कहां से, संचित निधि से दिया जाएगा। तो यहां पर जो है क्वेश्चन आज आपका बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, संचित निधि किस आर्टिकल में आता है? कमेंट करके बताना है कि संचित निधि का आर्टिकल क्या है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो जरूर कमेंट करके आपको बताना है कि संचित निधि किस आर्टिकल के तहत आता है। उसी से हमारे राष्ट्रपति को पेमेंट दिया जाता है, जो कि 1.5 लाख रुपए मंथली है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तब चलाया जा सकता है जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो,
महाभियोग की प्रक्रिया संसद का कोई भी सदन आरंभ कर सकता है। किसी भी सदन के कम से कम 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इस नोटिस के जारी किए जाने के 14 दिन के पश्चात उसी सदन में आरोपों का विचार होता है और फिर 2/3 अगर बहुमत मिल जाता है तो उसको जो है हटा दे, मतलब महाभियोग पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र इस्तीफा देना पड़ जाएगा। जिस सदन में संकल्प जो पेश किया गया है वही सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसे संकल्प को पारित कर दे जो महाभियोग का पहला चरण पूरा हो जाएगा। तो जब संसद का पहला सदन संकल्प पारित कर देता है तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। यानी कि अगर लोकसभा ने लगाया महाभियोग के लिए तो राज्यसभा उसके आरोपों की जांच करेगा और दूसरा सदन जांच या तो स्वयं करता है या किसी न्यायालय के न्यायाधिकरण से कराता है। राष्ट्रपति को इस जांच में स्वयं उपस्थित होकर या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। यदि जांच के बाद दूसरा सदन अपनी सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पहले सदन द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन कर देता है तो संकल्प जो है पारित किए जाने की तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। ये चीजें यहां पर बोली जा रही हैं। अब राष्ट्रपति के हम कुछ विशेषाधिकार को देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रपति है उसको कुछ विशेष अधिकार होते हैं, वो क्या होते हैं और कैसे किन किन हमारे राष्ट्रपति ने उसको उपयोग किया है, उन चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने द्वारा किए गए किसी जो है कृत्य या कर्तव्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही ना हो तो जो मतलब मेनली जो है नहीं होगी और ना ही चालू रखी जा सकती। मेनली यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति अपने पद पे है तो उसके दौरान कोई भी न्यायिक प्रक्रिया या दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। उसको पद से हटाने के बाद ही उस पर कोई भी दंडिक प्रक्रिया लगाई जा सकती है। मेनली यहाँ पर यह बोला जा रहा है आसान शब्दों में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो इस पद के लिए जो है निर्वाचित किए गए थे, उनको पहले ही बना दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। तो ये मोस्ट आईएमपी है क्योंकि पूछा जाता है कि इनमें से कौन से राष्ट्रपति थे या इनमें से कौन है जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है एम हिदायतुल्लाह, यह क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो उसका आंसर जाएगा एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की शक्ति देखते हैं। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी है। संविधान द्वारा उसे व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, सैनिक शक्ति, कूटनीतिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। कार्यपालिक शक्ति, विधायी शक्ति, सैनिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, न्यायिक शक्ति और आपातकालीन शक्तियां। इनको हम आगे देखते हैं। तो कार्यपालिक शक्तियां देखते हैं। कार्यपालिक शक्तियों की बात करें तो संविधान में राष्ट्रपति को बृहद कार्यपालिक शक्तियां दी गई हैं। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे किया जाता है। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त राष्ट्रपति और अनेक उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, राज्य के राज्यपालों की, भारत के महान्यायवादी के, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य
विदेशों में भारतीय राजदूत, उच्चायुक्त तथा अन्य राजनीतिक प्रतिनिधि, इनकी जो है नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त जो है राष्ट्रपति इन चीजों की भी यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ये कैग यानी कि महालेखा परीक्षक, हमारे राज्यपाल की इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मेनली ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जामों में। विधायी शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो विधायी शक्ति, राष्ट्रपति केंद्रीय विधानमंडल का आवश्यक अंग होता है जिसे व्यापक विधायी शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को अपनी तरफ से मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहत करता है और वह संसद का सत्रावसान करता है तथा लोकसभा को भी भंग कर सकता है। ये शक्तियां उसको प्रदान है। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात संसद में संयुक्त अधिवेशन तथा वर्ष के प्रथम अधिवेशन में अभिभाषण देता है जिसमें सरकार की नीतियों की रूपरेखा निहित होती है। और राष्ट्रपति जो है संयुक्त सभा भी बुला लेता है, यह भी उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों अथवा किसी भी एक सदनों को अपना संदेश भेज सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही वह कानून बनता है। यानी कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर अगर सिग्नेचर नहीं करेगा, उसको मान्यता नहीं देगा, जब तक वह कानून नहीं बन सकता। अधिकतर केस में जो है यह कानून मतलब राष्ट्रपति जो है हर चीजों पे साइन कर ही देता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें कि वो नहीं भी कर सकता है। देखते हैं धन विधेयक। यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए संसद के पास उसे भेज सकता है, लेकिन दोबारा राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है, चाहे संसद ने पुनः उसी रूप में विधेयक को राष्ट्रपति के पास क्यों ना भेज दिया हो। यानी कि अगर धन विधेयक नहीं है, राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक आता है और उसने वापस उसको पुनर्विचार के लिए किया और फिर संसद ने हूबहू उसी को भेज दिया, तो फिर दोबारा उसको साइन करना ही पड़ेगा। यह उसके उसमें है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं, जैसे धन विधेयक, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों में क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक आदि। जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो और तुरंत किसी कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वही 1 2 3 1 2 3 अध्यादेश जारी कर दो। राष्ट्रपति ने कहा भाई अभी कोई अधिवेशन नहीं चल रहा है, हमको एक कानून बनाना है, 1 2 3 हम 3 तक गिनती गिनेंगे और कानून बन जाएगा। 1 2 3 और कानून बन गया, अध्यादेश जारी हो गया। तो ये चीज यहां पर बोली जाती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश केवल उस समय तक लागू रहता है जब तक संसद का अगला अधिवेशन आरंभ होकर अगला 6 सप्ताह तक नहीं बीत जाए। यानी कि राष्ट्रपति ने 1 2 3 से एक अध्यादेश कानून बना दिया, वह कब तक लागू रहेगा? जिस दिन संसद का अगला अधिवेशन स्टार्ट होगा उस दिन से 6 सप्ताह तक नहीं बीत जाए। फिर क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी लिया जा सकता है। अगर उसको लेना है वापस तो वह उसको वापस भी ले सकता है। अब बात करते हैं सैनिक शक्तियों की। तो सैनिक शक्ति, भारत का राष्ट्रपति भारत के सभी सशस्त्र रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी कि 3 हमारे थल, जल और वायुसेना का वो कमांडर होता है। वह थल सेना, नौसेना, वायुसेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उसे युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने की भी शक्तियां प्राप्त है हमारे राष्ट्रपति को। कूटनीतिक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है, अतः अन्य देशों में राजदूतों तथा अन्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। विदेशों से संधियां, अंतरराष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। मतलब जितने भी ये होते, जैसे प्रधानमंत्री हमारे बाहर जाते हैं और समझौते करके आते हैं दूसरे देशों से, तो वो करते तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मेनली जो शपथ पत्र बनता होगा या जो भी होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। अब न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। तो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं।
संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा देने और उसे लघुकरण जो है प्रविलंब, विराम या परिहार की शक्तियां प्रदान करता है। तो याद रखना है आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा दान दे सकता है। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है सभी एग्जामों में। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमा दान दे सकता है। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति मृत्यु दंडादेश के लिए अतिरिक्त सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के मामले में तथा उन सभी मामलों में प्राप्त है जिसमें दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित किसी भी विधि के विरुद्ध किया गया है जिन पर संघ की शक्तियों का विस्तार है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह देता है कि वह सार्वजनिक महत्व हेतु ऐसे विषयों पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है जिसमें विधि और तथ्य का प्रश्न निहित हो, परंतु वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले आगे बता चुका हूं मैं पीछे कि वह सलाह ले सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसकी जो मर्जी होगी वो वही करेगा। आपातकालीन शक्तियां। संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात स्थिति की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, 3 प्रकार की। पहला देखिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक शांति की स्थिति में राष्ट्रपति आपात की घोषणा करेगा। 352 के तहत 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द जोड़ा गया है। इस घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंदर संसद के द्वारा होना अनिवार्य है, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह अनिश्चित समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें आपको यही याद रखना है, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 78 में, तो उसमें आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात प्रभावी होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात जिसको हम बोला जाता है प्रभावी होता है तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ये देखिए 2 बार यहां पर टाइपिंग एरर है। अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें गौरवपूर्ण जीवन जीने का हमको अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि हमारा जीवन जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। इसके अलावा यदि किसी मौलिक अधिकारों को निलंबित करना हो तो राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। अनुच्छेद 359 के तहत अध्यादेश जारी करना पड़ेगा और हमारे मौलिक अधिकारों का वहां पर निलंबन हो सकता है ऐसी स्थिति में। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातों की घोषणा की जा चुकी है, तो देखते हैं कौन कब कब। पहली बार 1962 चीन के साथ जब युद्ध हुआ था, दूसरी बार 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद तीसरी बार 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। तो 62, 71 और 75 ये 3 याद रखना है। 1962 चीन के साथ, 1971 जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 1975 देखिए 1962, 1971 और 1975 ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा। आर्टिकल 356 इस घोषणा का अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद द्वारा हो जाना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। एक बार में इसे 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और इसकी अधिकतम सीमा 3 वर्ष है। अपवाद में पंजाब में 57 माह तक राष्ट्रपति शासन लगा था। 3 वर्ष जो है इसकी अधिकतम सीमा है, यानी कि भारतीय 36 माह, लेकिन यहां पर 57 माह तक लग गया था। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में 1951 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगभग 5 वर्ष तक 87 से 92 तक लगा था। जम्मू और कश्मीर में 1990 से 1996 के बीच लगभग 6 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा था। भारत में अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में, सबसे पहली बार पंजाब में। भारत की साख या वित्तीय स्थायित्व को खतरा पैदा होने की स्थिति में वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा।
अनुच्छेद 360 अनुच्छेद अनुमोदन 2 माह के अंतर्गत संसद में किया जाना चाहिए और इसकी भी सीमा जो है असीमित है, यह भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है। तो आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारे भारत में 360 आर्टिकल के तहत वित्तीय आपातकाल को अभी तक नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको याद हो गया होगा। आपको बस आपातकाल से रिलेटेड 3 ही आर्टिकल याद रखने हैं, 352, 356 और 360। ये है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक, ये 3 याद रखिएगा। मोस्ट आईएमपी हैं आर्टिकल जो कि पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की बात कर लेते हैं कि उनको जो वीटो पावर है वो क्या है। तो संसद द्वारा पारित अधिनियमों पर राष्ट्रपति 3 प्रकार के वीटो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कैसा? अत्यांतिक वीटो, यदि राष्ट्रपति यह घोषित करता है कि वह अनुमानित रोक लगाता है तो विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे अत्यांतिक वीटो कहते हैं। इसे पूर्ण वीटो भी कहा जा सकता है, यानी कि कोई भी विधेयक है, अगर राष्ट्रपति को वो अच्छा नहीं लग रहा है तो उस पर वह यह वीटो का प्रयोग करके उसको समाप्त कर सकता है। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति यदि विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है और पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर प्रभाव निलंबन मात्र होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित किए जाने पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। अतः इसे जो है निलंबनकारी वीटो कहते हैं। अब बात करते हैं जेबी वीटो का। तो जेबी वीटो पावर क्या है? संविधान विधेयक पर राष्ट्रपति का मत व्यक्त करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं करता। अतः राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया ही ना व्यक्त करे तो इसे जेबी वीटो कहते हैं। यानी कि कोई भी आपने विधेयक उसको पास भेजा, उसने कभी उसको चर्चा ही नहीं की, उसके बारे में उसने बताया ही नहीं आपके संसद को, आपको रिप्लाई ही नहीं किया कि हम साइन करेंगे नहीं करेंगे, क्या है ये गलती है नहीं है, वो अपने पास जेब में रख के घूमता रहेगा, तो ये जेबी वीटो कहलाता है। तो इसका उपयोग किया गया हमारे भारत में 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। सन 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल के संदर्भ में अपनी राय रोक कर रखी। बिल पास तब हुआ जब पेशु में राष्ट्रपति शासन लागू था। पुनः सन 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने अपनी सहमति सांसदों के वेतनमान भत्ते एवं पेंशन के संदर्भ में रोक ली थी। बिल संसद के द्वारा पास किया गया लोकसभा के भंग होने से एक दिन पूर्व। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। तो ये सब चीजें जो है हमारे राजेंद्र प्रसाद हो गए, आर वेंकटरमन हो गए, ज्ञानी जैल सिंह हो गए, इन लोगों ने का जो है प्रयोग किया है। तो ये 3 जो पावर मिली थी जेबी वीटो की, जेबी वीटो और इसके निलंबनकारी वीटो और पूर्ण वीटो, ये 3 वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति को मिली हुई है। तो यहां पर हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। मेनली इस वीडियो में पूरा हमारा मोटिव था राष्ट्रपति को जानना कि राष्ट्रपति का पद कैसे ग्रहण किया जाता है, उसके लिए क्या क्या अर्हताएं होती है, क्या क्वालिफिकेशंस है, कितनी उम्र चाहिए, उसकी चुनाव प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे हटाया जा सकता है, उसके पास शक्तियां कौन कौन सी है, वो क्या क्या कर सकता है। तो ये हमने जाना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियो डालिए। ठीक है, मैं जितनी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से पूरा फुल दे रहा हूं, बेस्ट दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि इतना सारा मटेरियल को जो है तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमको पहले पीपीटीज बनानी पड़ती है, स्लाइड्स बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता है, फिर उसको जो है अपलोड किया जाता है। तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि टॉपिक जो है बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। शुरू के टॉपिक छोटे छोटे थे तो जल्दी वीडियोस अपलोड हो रहे थे, अब टॉपिक थोड़े से बड़े हो रहे हैं, ज्यादा मटेरियल तैयार करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है उसको, फिर उसके बाद समझाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो 1 से 2 दिन के अंतर्गत आपको 2 दिन के बीच बीच में वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए, जैसा कि आज 30 तारीख हो गई है, कल 31 दिसंबर रहेगा और परसों आपका नया साल होगा। तो आप सभी को नए वर्ष की अभी से ढेरों शुभकामनाएं मैं देता हूं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। जल्द ही ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।